नमस्कार दोस्तों, 17 सितंबर 2021 के डेली न्यूज एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज है। पहली न्यूज है, गवर्नमेंट सेट्स अ बैड बैंक टू क्लियर द एनपीए मेस। मतलब ये जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की जो प्रॉब्लम है, ये जो लगभग 2 लाख करोड़, वैसे तो मैं बता दूं कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स लगभग ऐसा सुनने में आ रहा है कि 15 लाख करोड़ तक पहुंचे हुए हैं, 15 लाख करोड़। देखिए क्या बोला जा रहा है, द टोटल स्ट्रेस इन द बैंकिंग सिस्टम वुड बी इन द एक्सेस ऑफ 15 लाख करोड़। ओके, और इन एनपीएस को मैनेज करना मुश्किल है, बट अभी के लिए हम 2 लाख करोड़ की बात करते हैं। जो प्रायोरिटी है कि भाई 2 लाख करोड़ तक के जो एनपीएस हैं, इनको अभी हम लोग बैड बैंक को टेक ओवर करेंगे और चीजों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। और उसमें भी अभी टेकअप किया जाएगा 90,000 करोड़। 90,000 करोड़ के जो टॉक्सिक लोन्स हैं, इनको इमीडिएट बेसिस पे बैड लोन्स की कैटेगरी से आप कह सकते हो कि एक गुड इन्वेस्टमेंट में, एक एसेट में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है। अब इसके लिए 2 ऑर्गेनाइजेशंस यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक है NARCL, जिसका नाम है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। दूसरी है IDRC, इंडिया डेप्ट रेजोल्यूशन कंपनी। 2 है, याद रखिए। एक है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, एक है IDRC, इंडिया डेप्ट रेजोल्यूशन कंपनी। तब ऐसा नहीं है कि IDRC के बारे में पहले कभी हमने करंट अफेयर्स में डिस्कस ही ना किया हो, या फिर NARCL के बारे में डिस्कस ना किया हो। NARCL के बारे में भी डिस्कस किया है, IDRC के बारे में भी डिस्कस किया है। NARC का ये जो कंसेप्ट है, इसी को बोला गया प्रपोज्ड बैड बैंक। क्या काम है इसका? टेकिंग ओवर स्ट्रेस्ड एसेट्स ऑफ लेंडर्स, और इसको अनाउंस किया गया था बजट 2021-22 में। तो इसका प्लान क्या है कि भाई एक बैड बैंक क्रिएट करेंगे जो 500 करोड़ या उससे ज्यादा के जो बैड लोन है वो अपनी बैलेंस शीट पे लेगा। क्योंकि क्या है ना कि जो प्राइवेट ARCs हैं इंडिया के अंदर, जो प्राइवेट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज है इंडिया के अंदर, वो ओवरऑल इतने बड़े लोन्स को अपनी बैलेंस शीट पे नहीं लेना चाहते। तो 500 करोड़ से ज्यादा का अगर कोई बैड लोन है तो NARCL उसको अपनी बैलेंस शीट पे लेगा। ठीक है, ये नई एंटिटी पूरी तरीके से सरकारी नहीं है, इसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स दोनों होंगे। इसमें 51% स्टेक होल्डर पब्लिक सेक्टर बैंक्स का होगा, बाकी प्राइवेट होगा। मतलब इसकी मेजॉरिटी कौन होल्ड कर रहा है? सरकार होल्ड कर रहा है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स उसको होल्ड अप कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गई यहां पे बात। अब एक और चीज, होता क्या था कि अब तक लॉजिक कुछ ऐसा था कि जैसे फॉर एग्जांपल एसेट कंस्ट्रक्शन कंपनी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, मान लो कि कोई बैंक है SBI। अभी SBI ने किसी लेंडर को 500 करोड़ रुपए दे रखे हैं। ठीक है, उस लेंडर ने 500 करोड़ रुपए वापस नहीं कर पाए, तो ऐसे केसेस में SBI के लिए 500 करोड़ रुपए क्या हो गया? ये हो गया आपका टॉक्सिक लोन। अब SBI के सामने मान लो कोई प्राइवेट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी आती है, और वो प्राइवेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी SBI से बोलती है कि आपका ये जो 500 करोड़ रुपए का बैड लोन है, इसको हम सही कर देंगे। SBI ने बोला बढ़िया बढ़िया, ये लो 500 करोड़ रुपए के एसेट, तुम हमको कितना दोगे? तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने बोला हम आपको केवल 100 करोड़ देंगे। तो SBI बोलेगा मजाक कर रहे हो क्या यार, 500 करोड़ का लोन है, तुम हमको 100 करोड़ रुपए दे रहे हो। तो फिर ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट वाली क्या बोलेगी? लेना हो तो लो, या रहने दो, तुम्हारे तो पूरे ही 500 करोड़ बर्बाद हो रहे हैं। तो ये जो प्राइवेट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी थी ना, ये अच्छी डील्स नहीं दे रही थी, बड़े बड़े लोन की कीमत बहुत कम कर दे रही थी जब इन बैड लोन्स को गुड एसेट्स में कन्वर्ट करने की बात आ रही थी। इसीलिए यहां पे NARCL बनाने की बहुत जरूरत थी। क्योंकि NARCL मेजरली गवर्नमेंट ओन्ड होगी, 51% इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स होगी, तो वैल्यूएशन की बात नहीं आएगी। अगर SBI का एसेट 500 करोड़ का है या ज्यादा का है, तो उसके आसपास ही वैल्यू SBI को वापस मिलनी चाहिए। ठीक है, पता चला SBI ने लोन घुमाया फला फला पार्टी को 500 करोड़ रुपए में, वो NPA हो गया। अब उस 500 करोड़ रुपए के बदले में कोई प्राइवेट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी केवल 100 करोड़ दे रही है। तो यहाँ पे NARCL कम से कम इस 500 करोड़ के बदले में 400 या 450 करोड़, एक अच्छा खासा अमाउंट वापस करेगा। पॉइंट समझ में आ गया? NARCL यहाँ पे एक वजह तो ये हो गई। दूसरा, जो प्राइवेट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो बड़े लोन्स अपनी बैलेंस शीट पे लेना नहीं चाहती 500 करोड़ से ज्यादा के। तो बड़े लोन्स को अपनी बैलेंस शीट पे लेने के लिए NARCL एक सरकारी कंपनी की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को इंडिया में सेटअप करने के लिए क्या कोई लीगल बेसिस है? जी हाँ, एक लीगल बेसिस है, और काफी पुराना लीगल बेसिस है। सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। ओके, एक अमेंडमेंट किया गया था सरफाइसी एक्ट में 2016 में। सरफाइसी एक्ट तो 2002 का है, अमेंडमेंट किया गया 2016 में। ठीक है ना, बोला गया कि ये जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होगी, इसका मिनिमम नेट ओन्ड फंड होगा 2 करोड़, मतलब उनका खुद का जो पैसा उसमें इन्वेस्ट किया होगा 2 करोड़। इस अमाउंट को 2017 में कर दिया गया 100 करोड़। तो कोई प्राइवेट प्लेयर यहाँ पे एंट्री मार रहा है तो कम से कम 100 करोड़ रुपए उसको इन्वेस्ट करके यहाँ पे एंट्री मारनी पड़ेगी।
तो NARCL यहां पे आपको पता चल गया, क्लियर बात है। अब मान लो NARCL ने अपनी बैलेंस शीट पे किसी गलत लैंड को ले लिया, तो SBI का ये जो 500 करोड़ लोन का NPA था 500 करोड़ का, उसको NARCL ने अपनी बैलेंस शीट पे ले लिया। तो एक बार ये एसेट NARCL की बैलेंस शीट पे आ जाएगा, उसके बाद इस एसेट को मैनेज करना, इस एसेट की वैल्यू को इंटरनेशनल मार्केट्स में बढ़ाना, इसके लिए नए नए इंटरनेशनल फॉरेन इन्वेस्टर्स ढूंढना, ओवरऑल इस एसेट को रिक्यूपरेट करने की कोशिश करना, यह काम होगा IDRC का, इंडिया डेप्ट रेजोल्यूशन कंपनी। और मैं बता दूं, इंडिया डेप्ट रेजोल्यूशन कंपनी प्राइवेटली ओन्ड पूरी तरीके से नहीं होगी, मेजॉरिटी स्टॉक प्राइवेट सेक्टर का होगा। तो 51% आप कह सकते हो स्टेक इंडिया डेप्ट रेजोल्यूशन कंपनी में प्राइवेट सेक्टर का होगा, बाकी सरकारी कंपनीज का होगा। तो दो कंपनी दिख गई, एक तो NARCL हो गई, जो कि अपनी बैलेंस शीट पे जो बैंकों के NPA लोन्स है वो ले लेगी, और उसके बाद ये जो NPA लोन्स के अगेंस्ट एसेट्स है ना, इन एसेट्स को सुधारने की, इन एसेट्स के कॉस्ट को रिकवर करने का काम आएगा इंडिया डेप्ट रेजोल्यूशन कंपनी के पास। ये दो बैंक हो गए। अब एक और बात समझिए यहां पे, NARCL ओवरऑल लोन को अपनी बैलेंस शीट पे लेगी कैसे। बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहां पे, आप अगर आप थ्योरी पढ़ोगे आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मेरी भाषा सुनिए। NARCL अपनी बैलेंस शीट पे लोन लेगी कैसे। तो मान लो SBI है और SBI का 500 करोड़ का लोन है, ठीक है भाई, 500 करोड़ का लोन SBI ने ट्रांसफर कर दिया NARCL को। तो पहले तो इस लोन की एक कीमत तय करेगा NARCL कीमत तय करेगा। तो SBI 500 करोड़ का लोन अगर दे रहा है NARCL को, तो SBI बोलेगा ना कि आप हमको कितना कमिट कर रहे हो, तो NARCL बोलेगा चलो हम आपको कमिट करते हैं 400 करोड़ रुपए, ठीक है। पूरा तो देखिए कमिटमेंट नहीं होगा, जो प्राइवेट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है वो तो बिल्कुल ही काट देती है पैसे, बट चलो NARCL एक प्राइवेट ओन्ड मतलब सरकारी ओन्ड कंपनी होगी, लगभग 51% इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स होंगे, इसलिए मैं सरकारी ओन्ड बोल रहा हूं। तो मान लो SBI के 500 करोड़ लोन के बदले NARCL ने बोला कि ठीक है हम तुमको 400 करोड़ रुपए देंगे। तो इस 400 करोड़ का 15% पहले कैश दिया जाएगा। तो 400 करोड़ का 15% कितना हो जाएगा, लगभग 60 करोड़ रुपया। तो 60 करोड़ रुपया पहले कैश दे दिया जाएगा और ये कैश SBI को मिल जाएगा, और बचे जो 340 करोड़ हैं वो सिक्योरिटीज के फॉर्म में NARCL दे देगा, किसको, SBI को। तो NARCL की बैलेंस शीट पे जब ये SBI का टॉक्सिक लोन आ रहा है 500 करोड़ का, तो पहले इस 500 करोड़ की एक वैल्यू तय की जाएगी। मान लो वैल्यू तय की गई 500 करोड़ की 400 करोड़ में। NARCL ने बोला कि हम आपका जो वैल्यू तय कर रहे हैं वो 400 करोड़ तय कर रहे हैं। SBI ने बोला कि चलो ठीक है, बाकी प्राइवेट वाली तो 100 करोड़ दे रही, तुम 400 करोड़ दे रहे हो। इस 400 करोड़ का 15% 60 करोड़ सीधे सीधे कैश दे दिया जाएगा SBI को NARCL के द्वारा, और बाकी 340 करोड़ की सिक्योरिटीज इशू करेगा NARCL, और ये सिक्योरिटीज SBI के पास पड़ेंगे। अब इससे SBI को क्या फायदा होगा, देखिए SBI को बहुत सारे आप कह सकते हो नॉर्म्स फुलफिल करने पड़ते हैं। वो नॉर्म्स जो कि बेसल 1, बेसल 2 और बेसल 3 रिफॉर्म्स के अंदर तय किए गए हैं। बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3, इसका हल्का फुल्का आइडिया मैंने अलग से वीडियो बना के भी दिया है, और रमेश सिंह में भी इसको डिस्कस किया है। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इतना होना चाहिए, रिस्क वेटेड एसेट्स इतने होने चाहिए, इस प्रकार की बहुत से नॉर्म्स को पूरा करना पड़ता है SBI को। अब जब SBI के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ज्यादा होंगे तो ऑटोमेटिकली SBI की लेंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि रिस्क वेटेड एसेट्स की एक लिमिट होती है बैंकों में, और अगर कोई बैंक कोई लोन NPA बना हुआ है तो वो रिस्क वेटेड एसेट में काउंट होगा। लेकिन अगर SBI ये 500 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर देती है NARCL को, तो ये 500 करोड़ अब रिस्क वाले एसेट की कैटेगरी से बाहर निकल जाएगा। मतलब SBI की जो बैलेंस शीट है उसमें से टॉक्सिक लोन 500 करोड़ कम हो जाएंगे द मोमेंट SBI अपने 500 करोड़ का लोन NARCL की बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेगा। तो बैंकिंग सेक्टर को क्या फायदा मिल रहा है, बैंकिंग सेक्टर को फायदा मिल रहा है कि बेसल 1, बेसल 2 और बेसल 3 जो नॉर्म्स हैं, इनको बैंकिंग सेक्टर आराम से पूरा कर पाएगा अगर वो अपने टॉक्सिक लोन्स को ट्रांसफर कर देते हैं NARCL को, यानी बैड बैंक को। तो इससे बैंकों की बैलेंस शीट फ्री हो जाएगी, वो अपने कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स, रिस्क वेटेड एसेट्स के नॉर्म्स आराम से फुलफिल कर सकते हैं और फ्रेश लेंडिंग कर सकते हैं, फ्रेश मार्केट में पैसा घुमा सकते हैं। एक बात क्लियर होगी यहां पे। कभी कभी क्या होता है कि ये जो बैड बैंक्स है ना, ये कम पैसा देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कल की डेट में SBI के इसी 500 करोड़ के बदले में बैड बैंक 400 करोड़ दे रही है, तो हो सकता है SBI के अंदर का कोई ऑफिशियल बोले कि भाई हमको तो पूरे 500 करोड़ चाहिए, हम 400 करोड़ नहीं लेंगे। तो यहां पे प्रॉब्लम होगी। NARCL ने बोला एक तो तुमने फर्जी लैंडिंग करी है, तुम्हारी फर्जी लैंडिंग के चलते तुम्हारा पैसा भर गया है, तुम हम पे कंडीशंस नहीं लगा सकते हो, हम तुम्हारा 400 करोड़ देंगे। तो अब यहां पे एक प्रॉब्लम फंस जाएगी। हो सकता है कि कुछ बैंक्स अपना पूरा का पूरा पैसा वसूल करना चाहे, SBI हो सकता है अपना पूरा 500 करोड़ वसूल करना चाहे, 400 करोड़ में वो खुश ना हो। तो यहां पे एक बैकस्टॉप अरेंजमेंट लागू किया गया है केंद्र की सरकार के द्वारा।
ये क्या है बैकस्टॉप अरेंजमेंट? बैकस्टॉप अरेंजमेंट के चलते अभी 30,600 करोड़ रुपए यहां पे अलॉट किए फाइनेंस मिनिस्टर ने। एक्चुअली में ये 30,600 करोड़ रुपए बैकस्टॉप अरेंजमेंट में जो अलॉट किए गए ना, उसी के लिए ये पर्टिकुलर न्यूज आई है। व्हाट इज दिस बैकस्टॉप अरेंजमेंट? बैकस्टॉप अरेंजमेंट का मतलब यह है कि सरकार यहां पे गारंटी दे रही है। क्या गारंटी दे रही है? कि पहले 5 साल में, समझिए, पहले 5 साल तक की गारंटी दी जाएगी सरकार के द्वारा। तो 500 करोड़ का आपका एसबीआई का बैड लोन था, एनएआरसीएल ने कमिट किए 400 करोड़, ठीक है, तो 100 करोड़ का यहां पे एसबीआई घाटा झेल रहा है। तो इस 100 करोड़ रुपए में से कुछ पैसा ओवरऑल सरकार कंपनसेट कर देगी एसबीआई को अंडर दिस बैक स्टॉप अरेंजमेंट। तो बैक स्टॉप अरेंजमेंट के चलते जो फेस वैल्यू थी ओवरऑल 500 करोड़ का जो लोन था, और इसकी जो एक्चुअली रियलाइज्ड वैल्यू निकल के आ रही है एनएआरसीएल की तरफ से 400 करोड़, इसके बीच का जो 100 करोड़ का फर्क है, इसको कुछ हद तक कंपनसेट कर देगी केंद्र की सरकार पहले 5 सालों में। हालांकि पूरा कंपनसेट नहीं होगा, बट फिर भी एक मेजर चंक कंपनसेट हो जाएगा। लेकिन इसके लिए एक गारंटी फीस देनी पड़ेगी एसबीआई को, सरकार को। समझ गए? तो बैक स्टॉप अरेंजमेंट क्या बोलता है? बैक स्टॉप अरेंजमेंट एक्चुअली में बैंकों के फेवर में होता क्या है कि बैंक अगर अपनी फेस वैल्यू के ऊपर पूरा का पूरा पैसा वापस ना पा रहे हो, तो थोड़ी बहुत यहां पे गारंटी सरकार दे रही कि चलो ठीक है, जो तुम्हारी फेस वैल्यू थी, जो तुम्हारी रियलाइज्ड वैल्यू निकल के आ रही है यहां पे 400 करोड़, इसके बीच का गैप हम कुछ हद तक कंपनसेट करेंगे पहले 5 सालों के लिए। लेकिन इस कंपनसेशन की जो गारंटी होगी, उस गारंटी की फीस बैंकों को देनी पड़ेगी। तो बैंक भी चाहेंगे कि भाई जल्दी से जल्दी चीजें सुलझ जाएं, क्योंकि हर साल गारंटी फीस देनी पड़ेगी बैंक को। प्लस एक और बात है, कभी कभी कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जिन एसेट्स की वैल्यू बढ़ती भी है। हर एसेट हमेशा टॉक्सिक नहीं रहता। तो मान लो इस 500 करोड़ के अगेंस्ट जो एसेट था, जिसके लिए एनएआरसीएल ने प्रॉमिस किया है 400 करोड़ रुपए, हो सकता है कल इस एसेट की वैल्यू बढ़ जाए, हो सकता है कल की डेट में ये एसेट प्रॉफिटेबल हो जाए। तो कल की डेट में अगर ये एसेट प्रॉफिटेबल हो जाता है, तो जितना ज्यादा वो प्रॉफिटेबल होगा, उसका बेनिफिट बैंक के पास वापस आएगा। ऐसा बैकस्टॉप अरेंजमेंट में लिखा, वो एनएआरसीएल के पास नहीं जाएगा। तो एनएआरसीएल ने इस 500 करोड़ के बदले 400 करोड़ रुपए कमिट कर दिए। बट कल की डेट में मान लो ये एसेट चल गया और इस एसेट की कीमत 400 करोड़ ना होके 460 करोड़ हो गई, तो एनएआरसीएल को तो 60 करोड़ का यहां पे फायदा हो जाएगा। तो ये 60 करोड़ का फायदा एनएआरसीएल को ना होके एसबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाएगा अंडर बैकस्टॉप अरेंजमेंट। ये है पूरा का पूरा यहां पे लॉजिक बैकस्टॉप अरेंजमेंट का। आई होप आपको हल्का फुल्का चीजें यहां पे क्लियर की। देखिए क्या लिखा है, बैकस्टॉप इज अ फाइनेंशियल अरेंजमेंट दैट क्रिएट्स अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ फंड इन केस द प्राइमरी सोर्स इज नॉट इनफ टू मीट द करंट नीड्स। मतलब वही है कि भाई एनएआरसीएल 400 करोड़ कमिट कर रहा है, एसबीआई का 500 करोड़ है, तो जो बैलेंस है 100 करोड़, वो ओवरऑल कुछ हद तक सरकार पूरा करेगी। ठीक है, 15% यहां कैश दिया जा रहा है, 85% रिसिप्ट के फॉर्म में दिया जाएगा, सिक्योरिटी रिसिप्ट। और कल की डेट में ओवरऑल उस एसेट की वैल्यू अगर बढ़ जाती है, 400 करोड़ से 460 करोड़ हो जाती है, तो जो एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है एनएआरसीएल के पास, चूंकि वो उस बैंक के एसेट के अगेंस्ट में है, तो वो बैंक के पास जाएगा। ऐसा लिखा है बैंक स्टॉप अरेंजमेंट में। ठीक है, बैक स्टॉप अरेंजमेंट में। आई होप चीजें थोड़ी यहां पे क्लियर हो गई हैं, थोड़ी भी क्लियर हो गई हैं, तो मैं बोलूंगा कि चीजों को समझाना आपको जस्टिफाइड था। जनरल स्टडीज पेपर 2 और जनरल स्टडीज पेपर 3 में ये न्यूज आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर दीजिए। ज्वाइन बटन जरूर दबाइए दोस्तों, आपके ज्वाइन बटन दबाने से काफी मदद मिलेगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, हर चीज का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया ऑब्जर्व्स द 27th ग्लोबल ओजोन डे। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने बोला है कि इंडिया ने सक्सेसफुली फेज आउट कर दिया है प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ सेवरल मेजर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। और अब तक इंडिया ने अपने जितने भी ऑब्लिगेशंस थे अंडर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इनको माना है। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर अपने सारे ऑब्लिगेशंस को इंडिया ने माना है। मेजर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को इंडिया ने फेज आउट कर दिया है, और इसकी मदद इंडिया को मिली है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर जो टेक्निकल और फाइनेंशियल असिस्टेंट वाला मैकेनिज्म था, उसके थ्रू। इंडिया सक्सेसफुल क्यों रहा ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को फेज आउट करने में? इसलिए क्योंकि भाई बहुत सारे स्टेक होल्डर्स ने यहां पे अपना रोल प्ले किया और इंप्लीमेंटेशन में मदद की है। जैसे इंडस्ट्रीज ने, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस ने, लाइन मिनिस्ट्रीज ने, कंज्यूमर्स ने, सबने यहां पे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के फेज आउट में अपना रोल प्ले किया है। यहां पे बात हो क्यों रही है? क्योंकि 16 सितंबर यानी कि कल था वर्ल्ड ओजोन डे, और इसी वर्ल्ड ओजोन डे दिन वाले साइन हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि एक इंटरनेशनल बाइंडिंग एनवायरमेंटल ट्रीटी थी, जिसका काम था फेजिंग आउट द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। ये आई थी 16 सितंबर 1987 को फोर्स में।
तो पूरी दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वायरमेंटल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को। और इस वर्ल्ड ओजोन डे को हर साल मनाया जाता है। इस साल भी मनाया गया, किसके द्वारा? ओजोन सेल, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। अभी इसी के अंदर इंडिया का भी एक इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान भी न्यूज में आ जाता है। मैं आपको बता दूं, इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान आज का नहीं है, 2019 में लॉन्च किया गया था ये इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान। लेकिन इस इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान के अंदर बहुत सारे हेड्स हैं। एक हेड है आपका थेमेटिक एरिया स्पेस कूलिंग इन बिल्डिंग्स। इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान क्या है? देखिए, ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, तो इस ग्लोबल वार्मिंग के चलते बढ़ती हुई गर्मी में घरों में एसी की डिमांड, ठीक है ना, चीजों को स्टोर करने के लिए ताकि वो खराब ना हो, रेफ्रिजरेटर्स की डिमांड, कोल्ड चेन्स की डिमांड बढ़ेगी। तो इस डिमांड को सस्टेनेबल तरीके से मीट करने के लिए इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान लागू किया गया था। इस इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान के अंदर जो थेमेटिक एरिया स्पेस कूलिंग इन बिल्डिंग वाला जो कंसेप्ट है, उसके रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट करने के लिए एक्शन प्लान कल 16 सितंबर को लॉन्च किया गया है मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा, इसलिए भी यहां पे इसकी बात हो रही है। ये जो इंडिया एक्शन कूलिंग प्लान है, दिस इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड टू बी डेवलप्ड बाय द मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, addresses cooling requirements across sectors and lists out actions which can help reduce the cooling demand through synergies in actions for securing both environmental and socio-economic benefits। ठीक है भाई, आईसीएपी सस्टेनेबल तरीके से ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करने की कोशिश करेगा और ओवरऑल एनवायरमेंटल सस्टेनेबल बेसिस पे एसी और कोल्ड रेफ्रिजरेंट की यूजेस को बढ़ाएगा। और बात यहां पे ये कि जो रेफ्रिजरेंट्स होते थे ना, यही रेफ्रिजरेंट्स तो रिस्पॉन्सिबल थे आपके मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाने के। जो ओजोन डिप्लीशन हो रहा है वो इन्हीं रेफ्रिजरेंट्स की वजह से हो रहा है। इन्हीं रेफ्रिजरेंट्स में आपके हाइड्रोक्लोरोकार्बन्स हुआ करते थे। तो ये जो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हुआ करते थे HCFC, इसमें जो क्लोरीन वाला एलिमेंट था वो ओजोन डिप्लीशन करता था। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आई, तो इन हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की जगह क्या आ गया? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स आ गए। अब बाद में ये पता चला कि ये जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स है ये और खतरनाक ग्लोबल वार्मिंग करते हैं। तो इस और खतरनाक ग्लोबल वार्मिंग को टैकल करने के लिए किगाली एग्रीमेंट लाया गया टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो पहले क्या बैन किया गया था अंडर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, हेलॉन्स, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, इन सब तरीके के सब्सटेंसेस को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर पूरी तरीके से बैन कर दिया गया था। रीजन बीइंग कि इनमें क्लोरीन वाला एलिमेंट था और ये क्लोरीन ब्रोमीन वाला एलिमेंट ओवरऑल जो आपका ओजोन लेयर है उसमें छेद करते हैं। क्लियर है? लेकिन अभी रेफ्रिजरेंट में कुछ तो यूज करना है, तो क्या यूज किया जाने लगा? HCFC को हटा दिया गया और यूज किया जाने लगा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। शुरू में लगा कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स ओजोन डिप्लीशन नहीं करता। अब ये ओजोन डिप्लीशन तो नहीं करता है, लेकिन ये जबरदस्त वाली ग्लोबल वार्मिंग करता है। जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का, दैट इज फ्रॉम 12 to 14,000। मतलब कि कुछ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स जितना ग्लोबल वार्मिंग एक यूनिट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड करेगी, उससे 14,000 गुना टाइम गर्मी पैदा करेंगे ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। तब समझ में आया, लोगों की बुद्धि खुली इन इंटरनेशनल कंट्रीज की और एक्सपर्ट्स की और इन्वायरमेंटल जो एक्सपर्ट्स होते हैं इनकी, इकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स की, कि भैया ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स तो इतनी तेज गर्मी कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं कि पूरा धरती जल जाएगी। तो फिर किगाली एग्रीमेंट लाया गया टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इन 2016 और बोला गया कि अब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स भी इस्तेमाल मत करो। और इसी को आगे ले जाने के लिए इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान भी लॉन्च किया गया है। इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान को सिंक किया जा रहा है हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम से, स्मार्ट सिटीज मिशन से, डबलिंग फार्मर्स इनकम से और स्किल इंडिया मिशन से। ओवरऑल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के ऊपर और किगाली एग्रीमेंट के ऊपर मैंने इन दोनों के ऊपर वीडियोस बना रखी है। मुझे याद रहा तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, नहीं तो आप मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मेरे नाम हर्षित द्विवेदी के साथ सर्च मार दीजिए, या किगाली एग्रीमेंट मेरे नाम हर्षित द्विवेदी के साथ सर्च मार दीजिए, आप ओजोन मेरे नाम हर्षित द्विवेदी के साथ सर्च मार दीजिए। इतनी वीडियोस आपको मिल जाएंगी ना इन्वायरमेंट की कि आपको ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। मैंने ज्योग्राफी पढ़ाते वक्त भी इन वीडियोस का रेफरेंस कई बार दिया। जीएस पेपर 3 में न्यूज आपको काम आएगी। थोड़ा लंबा हो रहा है टॉपिक यहाँ पे, जल्दी जल्दी आगे चलते हैं। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन इशूज इंडियाज फर्स्ट एवर यूरो ग्रीन बॉन्ड। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बात की जाए तो ये एक इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर। 1986 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। इट इज द फाइनेंशियल बैकबोन ऑफ इंडियन पावर सेक्टर। 30 सितंबर 2018 को इसकी वर्थ है 383 बिलियन इंडियन रुपीस। ठीक है। 8th हाईएस्ट प्रॉफिट मेकिंग सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज सर्वे 2017-18। ओवरऑल इसका आईपीओ लॉन्च हो चुका है। पहले तो पूरी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन था, अब आईपीओ लॉन्च हो चुका है, तो जब इसके शेयर्स ट्रेड कर रहे हैं तो पूरी तरीके से गवर्नमेंट ओन नहीं है।
इसके शेयर को ओवर सब्सक्राइब किया गया था 76 टाइम जब इसका आईपीओ लॉन्च हुआ था। अब ये ओवर सब्सक्राइब्ड क्या है ये मैं थोड़ी देर में बताता हूं, क्योंकि ओवर सब्सक्राइब्ड फिर से आपके सामने आने वाला है। अभी इसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने 300 मिलियन यूरोस के 7 साल के बॉन्ड इशू किए हैं 13 सितंबर 2021 को। बॉन्ड क्या होते हैं? डेप्ट इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। अभी 7 साल के बॉन्ड मतलब पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक पेपर रिलीज करेगा जिसको आप बोलोगे बॉन्ड। ये पेपर यूरोपियन मार्केट्स के स्टॉक मार्केट में बिकेगा। वहां पे जो भी इस पेपर को खरीदेगा वो पेपर 7 साल के लिए खरीदेगा। इस 7 साल के पेपर पे प्रति ईयर जो रिटर्न देगा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन वो है 1.841%। इससे जो भी पैसा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के पास आएगा उससे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ग्रीन प्रोजेक्ट्स को फंड करेगा। ग्रीन बॉन्ड का कंसेप्ट ही यही होता है। ये एक डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है। डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, मैंने रमेश सिंह में आपको बताया है। तो ग्रीन बॉन्ड एक डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है जिसमें जो भी पैसा आ रहा है आपके पास उस पैसे को आप ग्रीन प्रोजेक्ट्स में फाइनेंस करने के लिए लगाओगे। रेन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट, इस प्रकार की चीजों में आप ग्रीन बॉन्ड के पैसे को डिप्लॉय करोगे। तो भैया पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने अपना जब ये ग्रीन बॉन्ड उतारा यूरोपियन मार्केट में तो इसको ओवर सब्सक्राइब किया गया 2.65 टाइम। फिर से ओवर सब्सक्राइब आ गया। अभी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का आईपीओ निकला तब भी ओवर सब्सक्राइब। ओवर सब्सक्राइब का मतलब ये होता है कि जितने शेयर आपने मार्केट में इशू किए उनकी कितने गुना डिमांड थी। तो मान लो 100 शेयर्स मार्केट में इशू किए गए, समझिए 100 शेयर्स मार्केट में इशू किए गए, 100 डेप्ट बॉन्ड्स मार्केट में इशू किए गए, तो 2.6 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुए, मतलब 265 शेयरों की डिमांड थी। मतलब जितने शेयर मार्केट में इशू हुए हैं उसकी कितने गुना डिमांड हो गई तो उसको बोला जाएगा ओवर सब्सक्राइब। तो 2.65 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब मतलब कि 100 ही शेयर मार्केट में थे बट डिमांड 265 लोग कर रहे थे कि हम इस शेयर को खरीदना चाहते हैं। इसका मतलब होता है आपका ओवर सब्सक्राइब। क्लियर हो गई भाई? तो ये एक छोटी सी न्यूज है। तो ग्रीन बॉन्ड के थ्रू भाई इन्वायरमेंटल सेफ और साउंड प्रोजेक्ट्स के लिए हमारी जो सरकारी कंपनियां हैं और हमारी जो प्राइवेट कंपनियां हैं अगर वो इंटरनेशनल मार्केट से पैसा उठा लें तो दैट इज डेफिनेटली अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। जीएस पेपर 3 में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं एनर्जी एफिशिएंट लो कार्बन ब्रिक्स। तो भैया रिसर्चर्स ने रिसेंटली एक टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसके थ्रू कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन के वेस्ट को इस्तेमाल करके एल्कली एक्टिवेटेड बाइंडर्स की मदद से एनर्जी एफिशिएंट मटेरियल डेवलप किया जा सकता है वॉल्स वगैरह बनाने के लिए। इनको लो कार्बन ब्रिक्स भी कहा जाता है। लो कार्बन ब्रिक्स मतलब इनमें कार्बन का ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ है, इनमें हाई टेम्परेचर फायरिंग की ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसमें हाई एनर्जी मटेरियल्स जैसे कि पोर्टलैंड सीमेंट का ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ है। और जो वेस्ट मटेरियल है, जो कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन में वेस्ट मटेरियल पैदा होते हैं, उन्हीं वेस्ट मटेरियल को फिर से आपने, ठीक है ना, चेंज करके प्रोसेस करके यहां पे कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल कर लिया। अभी के लिए जो कन्वेंशनली जो बिल्डिंग मटेरियल इस्तेमाल होता है उसमें बर्न्ड क्ले ब्रिक्स, कंक्रीट ब्लॉक्स, हॉलो क्ले ब्लॉक्स, फ्लाई ऐश ब्रिक्स, लाइट वेट ब्लॉक्स, इस प्रकार की चीजें इस्तेमाल की जाती हैं। इनको इस्तेमाल करके कंस्ट्रक्शन करने में अच्छी खासी एनर्जी स्पेंड होती है जिससे कार्बन एमिशंस बढ़ते हैं और लॉन्ग टर्म में पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस अनसस्टेनेबल हो जाता है। लेकिन यहां पे जब एनर्जी एफिशिएंट लो कार्बन ब्रिक्स का इस्तेमाल किया जाएगा तो पहली बात तो एनर्जी का प्रयोग यहां पे कम होगा, देयर विल बी लेस यूज ऑफ एनर्जी। दूसरा, जो पहले कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन में वेस्ट आया था उस वेस्ट को यहां पे फिर से रीयूज किया जा सकता है, ठीक है ना। ओवरऑल ये जो प्रोसेस है ना ये पूरा का पूरा ग्रीन प्रोसेस है। यहां पे पोर्टलैंड सीमेंट का कम इस्तेमाल होगा। पोर्टलैंड सीमेंट कोई ब्रांड नेम नहीं है, इट इज अ जेनरिक नेम फॉर द टाइप ऑफ सीमेंट। ऐसी सीमेंट जो कंक्रीट वगैरह बनाने में काम आती है उसको आप पोर्टलैंड सीमेंट बोलते हो। तो सीमेंट का एक लिमिट से ज्यादा जब आप प्रयोग करते रहोगे उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ नहीं करोगे तो प्रॉब्लम है। तो कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन वेस्ट में आपकी सीमेंट भी होगी तो वो फिर से रीयूज होने लगेगी यहाँ पे। और जो कन्वेंशनल बिल्डिंग होती है उसमें हाई एनर्जी प्रोसेस, फायर से गर्म करके चीजों को ओवरऑल स्ट्रेंथ करने की कोशिश की जाती है, तो बहुत हाई एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस होता है, तो उसमें कार्बन यूजेज ज्यादा होता है। तो वो कार्बन यूजेज भी चला जाएगा क्योंकि यहां पे ओवरऑल जो एक्टिवेशन होगा, जो दीवार को स्ट्रांग करने का प्रोसेस होगा, वो एल्कली एक्टिवेटेड बाइंडर्स के थ्रू होगा। हमारे देश में एनुअल कंजम्पशन जो ईंटों का है, ब्लॉक्स का है, वो 900 मिलियन टन का है। और इसके चलते आप कह सकते हो कि चीजें लॉन्ग टर्म में अनसस्टेनेबल हो जाएंगी। अगर हम इन्हीं चीजों को दोबारा इस्तेमाल कर लें, रीप्रोसेस करके, तो चीजें बहुत अच्छी हो सकती हैं। तो कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन वेस्ट हमारे देश में 100 से 100 मिलियन टन पर एनम का है। तो अगर हम इसको दोबारा यूज कर लें तो बहुत जबरदस्त विन विन अप्रोच होगी। और इसी के टेक्नोलॉजी का इजाद किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर ने। समझ गए? एक ऐसी टेक्नोलॉजी
जिससे एल्कली एक्टिवेटेड ब्रिक्स ब्लॉक्स को बनाया जा सकता है बाय यूटिलाइजिंग फ्लाई ऐश ऑफ फर्नेस स्लैग। और हम लोग कोल बेस्ड पावर बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे पास फ्लाई ऐश और फर्नेस स्लैग की कोई भी कमी नहीं है। यहाँ पे एल्कली एक्टिवेशन प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाएगा। थर्मल, स्ट्रक्चरल और ड्यूरेबिलिटी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी लो कार्बन ब्रिक्स की, वो कन्वेंशनल ब्रिक्स से बहुत ज्यादा कम नहीं होगी। ओवरऑल जो बिल्डिंग की यहाँ पे नींव होगी, ऐसा नहीं कि वो कमजोर होगी, वो स्ट्रांग ही होगी। तो कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन की जो वेस्ट डिस्पोजल वाली प्रॉब्लम है, ये भी सॉल्व हो जाएगी। नया कार्बन एमिशन थोड़ा कम हो जाएगा। एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस उतना इस्तेमाल नहीं होगा। सीमेंट जैसे अनसस्टेनेबल कंस्ट्रक्शंस लॉन्ग टर्म में कम किए जा सकते हैं। अच्छी बात है। जीएस पेपर 3 में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट साइंस एंड टेक से रिलेटेड एक और न्यूज है, पोल्ट्री फेदर एंड वूल वेस्ट टू एनिमल फीड एंड फर्टिलाइजर। देखिए, भारतीय साइंटिस्ट ने डेवलप किया है नया सस्टेनेबल और अफोर्डेबल सॉल्यूशन फॉर कन्वर्टिंग केराटिन वेस्ट, तो ह्यूमन हेयर एक केराटिन वेस्ट है, वूल और पोल्ट्री फेदर्स फर्टिलाइजर्स, पोल्ट्री फेदर्स, हेयर, वूल, ये सब केराटिन वेस्ट है। इनको कन्वर्ट करना फर्टिलाइजर, पेट और एनिमल फील्ड में, इसकी एक टेक्नोलॉजी को यहाँ पे इजाद किया गया है इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा। हर साल इंडिया में बहुत से ह्यूमन हेयर होते हैं, किसी भी बार्बर की दुकान पे चले जाओ, ह्यूमन हेयर ही हेयर है, तो वो केराटिन होता है उसमें। पोल्ट्री फेदर वेस्ट में केराटिन होता है, वुल वेस्ट में केराटिन होता है। इसको बदल दो फर्टिलाइजर, पेट और एनिमल फील्ड में, तो फिर ये जो केराटिन वेस्ट है, इसको डंप नहीं किया जाएगा, बरी नहीं किया जाएगा, लैंड फिलिंग में इसको कम इस्तेमाल किया जाएगा, इंसिनरेट नहीं किया जाएगा। इनके इंसिनरेशन से, लैंड फिलिंग से हैजार्डियस पॉपुलेशन होता है, पॉल्यूशन होता है, पब्लिक हेल्थ को नुकसान होता है, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बढ़ते हैं, ये सब चीजें यहाँ पे कम हो जाएंगी, ऐसा बोला जा रहा है। प्रोफेसर ए.बी. पंडित, वाइस चांसलर जो हैं इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई के, उन्होंने बोला है कि इनके स्टूडेंट्स ने डेवलप किया एक टेक्नोलॉजी जिससे केराटिन वेस्ट को कन्वर्ट किया जा सकता है इनटू अ फूड फॉर पेट्स एंड फर्टिलाइजर्स फॉर प्लांट। ये जो नॉवल टेक्नोलॉजी है, पेटेंटेड है, इजिली स्केलेबल है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, एनर्जी एफिशिएंट है, और ये बना सकती है एमिनो रिच लिक्विड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, और ये जो लिक्विड फर्टिलाइजर्स बन के आएंगे ना मार्केट में, ये नॉर्मल फर्टिलाइजर से सस्ते होंगे। यहां पे जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, इसका नाम है हाइड्रोडायनेमिक कैविटेशन, वेपोराइजेशन, बबल जनरेशन, बबल इम्प्लोजन, बहुत प्रकार की चीजें यहां पे होने वाली है। ठीक है भाई, जो साइंटिस्ट अभी के लिए इस टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वो रिवॉल्ट टेक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड गुजरात के साथ मिलकर कर रहे हैं। इंडिया के अंदर तो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी बड़ी आसानी से अवेलेबल कराई जा सकती है। जीएस पेपर 3 में आपको काम आएगी। छठी न्यूज, ऑकस। तो भाई ऑकस के बारे में तो हम लोग पिछले 2 दिनों से बात कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस का एक नया सिक्योरिटी अलायंस मिल गया है, जिसके चलते ओवरऑल यूएसए अपने न्यूक्लियर सबमरीन्स को ऑस्ट्रेलिया को बेच रहे हैं, मैंने आपको बताया था। तो यूनाइटेड स्टेट्स को ऐसा लगता है कि जापान, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी रिलेशन बढ़ानी जरूरी, ताकि साउथ चाइना सी में चाइना को पुशबैक किया जा सके। ब्रिटेन को लगता है कि चलो भाई, ये 3 नेशंस ओवरऑल इवॉल्विंग जियो पॉलिटिकल जो एनवायरमेंट है दुनिया का, उसमें सपोर्ट करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया कि फ्रांस के साथ जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स खरीदने का ठेका था, वो कैंसिल कर दिया। तो फ्रांस यहां पे नाराज हो गया है कि भाई ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील आप कैंसिल कर रहे हो, इसके लिए हमको एक्सप्लेनेशन दो। न्यूजीलैंड का अलग ही पचड़ा चल रहा है। न्यूजीलैंड को लग रहा है कि हमको इग्नोर कर दिया, भाई हमें भी इस डील में शामिल कर लेते। तो न्यूजीलैंड ने बोल दिया कि अब ऑस्ट्रेलिया की सबमरीन्स हमारे इलाके में दिखनी नहीं चाहिए। अब बात यह है कि बहुत लंबे समय से जिस लेवल पे ऑस्ट्रेलिया इंगेज कर रहा है ना यूएस के साथ, न्यूजीलैंड उस लेवल पे इंगेज नहीं कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, यूएस यहाँ पे न्यूजीलैंड को साइड करने वाला था, तो न्यूजीलैंड अलग भड़बड़ाया घूम रहा है। इनकी प्राइम मिनिस्टर जैकिंडा अर्डर्न बोल रही हैं कि ऑस्ट्रेलिया की सबमरीन हमारे इलाके में नहीं आनी चाहिए। इनको जाके कोई बताओ कि ऑस्ट्रेलिया ने तुम्हारे लिए सबमरीन खरीदी भी नहीं है, ये चाइना को पुशबैक करने के लिए खरीदी गई है। तो जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड ये न्यूज थी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। हर चीज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पे लाइक किए बिना मत जाइएगा।